हेलो एवरीवन, हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू वीडियो सीरीज विच विल कवर करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आपका जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में या द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे कवर करेंगे हम। अब आपको पता है जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में एंड मेंस में, तो वो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएंगे। अभी आपका जो ये वीडियो सीरीज है कैसे हेल्पफुल रहेगा, आप यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी, यूपीपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट करेगा क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दिया जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, वो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको कंटेंट यहाँ पे मेंस के लिए भी दिया जा रहा है। प्लस प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, फैक्ट बेस्ड, यहाँ पे आपको सब कुछ कंटेंट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे, क्योंकि हम लोग द हिंदू भी फॉलो कर रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर रहे हैं, तो यूपीएससी का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए भी इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, बीपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसेस के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप करंट अफेयर्स करेंगे वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और आप अपडेटेड भी रहेंगे। तो आप ये जो कंटेंट है इसे मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड एटसेट्रा आपको न्यूज़पेपर से डायरेक्टली देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पे आपको फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस NHRC, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, तो इसे आप प्रीलिम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसे। एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो वीडियो सीरीज़ है ये हम लोग वीकली कवर कर रहे हैं, मतलब आपको पूरे वीक का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसे हम कंपाइल करके आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि वीक में आपको 2 वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको सिर्फ 1 वीडियो देखने को मिले। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू करेगी और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो हम पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्रेडिशन स्टेटस फेसेस रिव्यू इन जेनेवा। सो हमारी ये जो एक एक्रेडिशन प्रोवाइड करती है वो एक बॉडी, उसकी सब कमिटी है, ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। इस बॉडी ने हमारे NHRC पे कुछ ऑब्जर्वेशंस, मतलब उसको रिव्यू करा था और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली है, कुछ इश्यूज हमारे NHRC में देखने को मिले हैं, उसे पॉइंट आउट करा है। तो उसे हम देखते हैं क्या पॉइंट आउट करा है। पहला है NHRC failed to create conditions required to be able to operate independent of government interference। मतलब यहाँ पे हमारी सरकार का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, तो ये बोल दिया यहाँ पे कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही है, जो भी कंडीशंस इसको फॉलो करने चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस देखते हैं तो वहाँ पे इनका कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बॉडी है, जो इसके मेंबर्स हैं, उसमें आपको यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिलते हैं, पुलिस साइड से या पुलिस ऑफिसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बोलें जो भी वायलेंस होता है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, जनरली ऐसा एलिगेशंस लगाए जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्राउड को अगर कंट्रोल करना होता है तो पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले कि ये जो बॉडी है, इसके मेंबर्स में अगर हम पुलिस ऑफिसर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका कहना है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अगर कंप्लेन करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी कभी कभी आ जाता है कंप्लेन देखने को, अगर क्राउड कंट्रोलिंग वाली सिचुएशन होती है इन दैट केस। तो यहाँ पे बोला कि आप इन्हीं को मेंबर्स में इंक्लूड करके, अपने बॉडी में इंक्लूड करके एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो एक तो बोल दिया यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, और जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ये बॉडी, विमेन का भी रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अब यही चीज़ लिखा है ना, ये एक तो ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है और यहाँ पे हमें जुडिशियल मेंबर्स एंड पुलिस बैकग्राउंड के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो हमारी ये बॉडी है ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, उसने ऑब्जर्व करा था। अब NHRC के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो हमारी NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट करी गई है। पार्लियामेंट ने इस एक्ट से, दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इस एक्ट के थ्रू इस बॉडी को स्टैब्लिश करा था इन द ईयर 1993। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है और बोल सकते हैं फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है
वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। अब अगर हम बात करें मेंबर्स की, मेंबर्स में यहाँ पे आ जाएंगे 1 सुप्रीम कोर्ट जज वेदर रिटायर्ड और सर्विंग, 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड 3 मेंबर्स जिनको एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स में। और उसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन SCs, STs और विमेन एटसेट्रा, वहाँ से कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया इसका कॉम्पोजिशन एंड ये कब ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंक्शंस देखते हैं तो ये जो हमारी NHRC है ये क्या क्या काम करती है, उसके बाद हम इसके कुछ अचीवमेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक तो हमने जो हमारी ये बॉडी थी जिसने अभी इसे रिव्यू करके कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे, उस ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि ये एक तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें हमें देखने को मिल रहा है, इसमें जुडिशियल मेंबर्स एंड पुलिस मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इसी से बनी है ये बॉडी। तो इसमें हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, इसमें माइनॉरिटी एंड वुमेन सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अलावा और क्या इश्यूज हैं वो भी देखेंगे, और क्या इस इश्यूज को कवर करने के लिए हम मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शंस को देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है NHRC वो क्या करती है। सबसे पहले इसका जो काम है वो है वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे नज़र रखना, और अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसे इंक्वायर करना, पूछताछ करना, इंटरवीन करना। तो जहाँ पे भी हमें ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन देखने को मिलता है वहाँ पे हमारी NHRC इंटरवीन करती है और इंक्वायर करती है। बस ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ जाए तो वहाँ पे ये थोड़ा नहीं कर पाती। इस इशू को हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी फंक्शन में देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे इंक्वायर करना, पूछताछ करना, इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिव्यूइंग सेफगार्ड्स, मतलब यहाँ पे देखना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं, जो भी लीगल सेफगार्ड दिए गए हैं, उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको पढ़ना और उसे देखना कि क्या यह हमारे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, सही है, और उसे अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करना, उसे पढ़कर देखना, बताना कि क्या हम इसे अपने कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो इंटरनेशनल ट्रीटी को ये बॉडी देखती है, पढ़ती है, रिसर्च करती है, और जो भी ह्यूमन राइट्स में फर्दर डेवलपमेंट है उन्हें देखती है। साथ के साथ एजुकेशन कैंपेन भी कंडक्ट करती है ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करा सकें। सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने अभी देखे कि अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो उसे इंक्वायर करना, इंटरवीन करना, सेफगार्ड जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं उन पे नज़र बनाए रखना, और लीगल सेफगार्ड और उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हेल्पफुल है, सूटेबल है, उसे स्टडी करना और उसे इम्प्लीमेंट करना। रिसर्च करना कि क्या और कोई हम लोग मेजर ले सकते हैं, कोई फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं इन ह्यूमन राइट्स, और एजुकेशन कैंपेन को भी कंडक्ट करना ताकि लोगों को हम ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करा सकें। सो अचीवमेंट्स में अगर देखें तो कहीं भी अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये जो हमारी NHRC है उस प्रोजेक्ट में इंटरवीन करती है और हमारे जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उन्हें रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पार्लियामेंट ने एक्ट्स बोल सकते हैं इनैक्ट करे थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इन 2002 एंड टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसे भी इनैक्ट करा था। अब ये जो 2 एक्ट है ये हमारी पुलिस फोर्स को पावर्स देती है कि नेशनल सिक्योरिटी से डील करें, नेशनल सिक्योरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अब इसको चेक करने के लिए NHRC क्या करती है, मतलब NHRC टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दीज एक्ट, या फिर पुलिस फोर्स कहीं इसका मिसयूज ना करे, उसको चेक करने के लिए NHRC इफेक्टिव मेजर्स लेती है ताकि जो भी लॉ मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके, और इन एक्ट को यूज करके पुलिस फोर्स बोल सकते हैं, मतलब जो हमारी पुलिस फोर्स है वो उसका मिसयूज ना करे, कहीं किसी तरीके से मिसयूज ना करे। एक तरीके से NHRC चेक करती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर अगेंस्ट हाई सुसाइड रेट्स, अब अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है या क्रॉप फेलियर या फार्मर्स की जो हमारे फार्म है उसकी प्रोडक्टिविटी अगर डिग्रेड करती है तो उस केस में सुसाइड रेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र।
तो उसके लिए एनएचआरसी ने क्या किया है, मतलब आप देख सकते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी है उसमें इसका इंटरवेंशन आपको देखने को मिल रहा है, पुलिस पावर्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ फार्मर्स के लिए भी एनएचआरसी इंटरवीन करी है जस्ट टू प्रोटेक्ट द जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। अब यहाँ पे एनएचआरसी ने महाराष्ट्र में क्या क्रिएट करा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ताकि फार्मर्स का वेलफेयर हो सके। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी फार्मर्स वेलफेयर कमेटी को कंस्ट्रक्ट करा गया है, को बनाया गया है, ताकि फार्मर का वेलफेयर हो सके और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सके। अब सिमिलरली आदिवासीज के लिए भी हमारी जो बॉडी है वो काम करती है, उनके अगेंस्ट अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अच्छी लगती है, कोई अग्रीमेंट अच्छा लगता है तो उसे उस पर नज़र बनाए रखती है और उसे अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करती है। इट एक्ट एज अ मॉरल कंपस फॉर द गवर्नमेंट, कि उन्हें गाइड कर सके कि आपको ये ट्रीटी साइन करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब इतने पावर्स होने के बाद, इतना काम देखने के बाद, इतना इंटरवीन करने के बाद, हमारी बॉडी में जो भी एनएचआरसी है, हमारी जो एनएचआरसी बॉडी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम इसे बोलते हैं टूथलेस टाइगर। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं जो हम देखेंगे, उसके बाद हम इसे वे फॉरवर्ड में देखेंगे। फर्स्ट है नॉन डाइवर्स मेंबरशिप। अभी हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि इसमें आपको जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, पुलिस मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दो बैकग्राउंड से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारे इस एनएचआरसी बॉडी में मैन पावर की कमी है। तो अब क्या होता है कि आप देखेंगे पुलिस फोर्सेस के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं रिगार्डिंग दिस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनके ऊपर लगाए जाते हैं। अब इन्हीं को आप इंक्लूड कर रहे हैं मेंबरशिप में, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो वही चीज़ बोली है कि यहाँ पे आपने जुडिशियल एंड पुलिस मेंबर्स को इंक्लूड करा है, यहाँ पे डाइवर्स मेंबरशिप नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं वेल रिप्रेजेंटेड है, विमेन नहीं रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं एक्ट कर रही है इस वजह से, इसलिए इसको टूथलेस टाइगर बोला है। लैक ऑफ एडिक्वेट पावर्स। अब जो हमारी एनएचआरसी है, इसके पास पनिश करने की पावर्स नहीं है। अब ये सिर्फ क्या करती है, स्टडी करती है, ऑब्जर्व करती है, रेकमेंड करती है। अब जो भी रिकमेंडेशंस इस बॉडी के होते हैं वो हमारे सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए सरकार इसे स्किप भी कर देती है कई बार। सो ये है प्रॉब्लम कि जो भी ये रेकमेंड कर रही है उसे गवर्नमेंट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती, तो वो प्रॉब्लम वैसी ही रहती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। अब ये जो आफ्सपा वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे आफ्सपा लगा होता है, वहाँ पे एनएचआरसी के पार्ट्स एक्सटेंड नहीं होते हैं, वहाँ पे ये नहीं पहुँच पाती है। उसके अलावा बाकी जगह ये एक्ट करती है, क्योंकि आफ्सपा में इस बॉडी का कोई रोल नहीं होता, जो भी इसके पार्ट्स हैं वो वहीं पे बंद हो जाते हैं, वो इंटरवीन नहीं कर सकती, इंक्वायर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद जो भी केसेस हैं जिसपे एनएचआरसी रिव्यू कर सकती है या रेकमेंड कर सकती है, केसेस ओनली अप टू 1 ईयर, जो भी 1 साल तक के केसेस हैं। 1 साल से जो भी पुराने केसेस हैं उन पे एनएचआरसी अपने रिकमेंडेशंस नहीं दे सकती। ये भी हो गया इसके लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के अंदर। पेंडिंग केसेस, ये 2016 का डेटा है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40,000 केसेस पेंडिंग है एनएचआरसी के पास। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मैन पावर की जरूरत है और केसेस को जल्दी से जल्दी वाइंड अप किया जाए वो भी देखने की जरूरत है। अब यहाँ से हमारे पास एक और इशू निकल के आता है, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेदर इट इज मैन पावर और वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारे पास एनएचआरसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंस के पार नहीं है, जो भी यहाँ पे फंडिंग आ रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेना पड़ता है एज अ ग्रांट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन पावर की कमी है, तभी ना रिटायर्ड ऑफिसर्स को लिया जा रहा है। नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हम लोग फाइनेंस भी ग्रांट की तरह ले रहे हैं। तो ये जो एनएचआरसी है इसके पास रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे इश्यूज हैं इसमें। वे अहेड में हम बोल सकते हैं एक इंडिपेंडेंट कैडर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी ये बॉडी है जब इसको न्यूट्रल एक्ट करना है, जब इसको अपना जजमेंट अच्छे से देना है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, विदाउट एनी पुलिस इंटरफेरेंस, तो एक इंडिपेंडेंट कैडर होना चाहिए टू मेक इट मोर ऑटोनमस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अभी तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो शायद जो भी इसके रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे और यहाँ पे इसके पास पावर्स इंक्रीज होंगे और ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की जरूरत है ताकि इसकी इकोनॉमी और अच्छे से इंक्रीज हो सके। पावर्स एंड ज्यूरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए। आफ्सपा वाले जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे इसकी पावर्स लिमिटेड है उसको
इंक्रीज करा जाए, मतलब इसके जो एनएचआरसी के पार हैं वो आफ्सपा वाले स्टेट्स में भी आने चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन वहाँ भी ना हो सके। मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन ये भी तो बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ईयर तक के केसेस को ही लिमिटेड रखा जाए, इससे पुराने वाले केसेस को भी एनएचआरसी देख सकती है। इससे इसके पार्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए तो सही रहेगा। मैंडेटरी एक्शन मतलब सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए, बाइंडिंग होने चाहिए इसके एक्शंस। एंड फिक्स टाइम फ्रेम, जितना मतलब जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट पे ये काम करके अपना अच्छे से दे, और जो भी इसके रिकमेंडेशंस है प्रॉपरली टाइम फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि GS3 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन ग्रोथ, उसके बाद हम ला रहे हैं यहाँ पे RBI। तो आप एक चीज समझिए, RBI जनरली क्या देखती है हमारे इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI इफेक्टिव मॉनेटरी मेजर्स या एटसेट्रा ये सारी चीजें लेती है। अब ये इन्फ्लेशन का कारण कैसे क्लाइमेट है, कैसे ग्रीन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे क्लाइमेट शॉक देखने को मिल रहा है, कहीं पे क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फार्मर्स की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे जो फूड या क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे असर देखने को मिल रहा है, इससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज तो होता ही है, हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इस प्राइस इंक्रीज की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अब इसीलिए RBI को आगे आना पड़ रहा है। सो RBI की जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, इसने अब कंसिडर करना स्टार्ट करा है द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट शॉक्स, बिकॉज इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। ये सिर्फ फूड इन्फ्लेशन पे असर नहीं करती है, ये हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी असर कर सकती है। अब देख सकते हैं क्या मतलब जो भी मैंने भी बताया उस चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर कैसे असर पड़ रहा है। वैल्यू ऑफ कोलेट्रल, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी आपने कोलेट्रल पे अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ रखी है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि जो कोलेट्रल है वो डिटोरिएट हो रहा है, खराब हो रहा है, इसकी वजह से उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बैंक्स को क्या करना पड़ता है, उस रिस्क को कम करने के लिए उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, अब वो भी इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का पैसा जाएगा रिस्क प्रोविजनिंग में। कैश फ्लो ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अब ये क्या है कि जब बैंक्स जो हैं वो लोन जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में देते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, क्रॉप फेलियर देखने को मिला, प्रोडक्टिविटी फेलियर देखने को मिला, उसकी वजह से हमारे NPAs बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा, अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर। डिमांड फॉर लिक्विडिटी, अब यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विडिटी है इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग शॉक इवेंट्स। इन्फ्लेशन है तो लिक्विडिटी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो RBI के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया टू मॉनिटर वेरियस दीज क्लाइमेट शॉक्स, ताकि हम अपनी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर सकें, जो भी इसके इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें। सो RBI जो है ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आगे आई है, सवरेन ग्रीन बॉन्ड्स या सवरेन ग्रीन डिपॉजिट्स, जिसमें क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एक्स्ट्रा कैश, सरप्लस कैश यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, जिसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे और जो हमारा ये पैसा है वो भी इसकी तरफ जाएगा, ये स्टेप जो है हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएगा। तो इससे हमारा क्लाइमेट एंड जो भी प्रोजेक्ट है वो सही रहेगा, दोनों ही चीज़ें सही चलेंगी, हमारी इकोनॉमी पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी, द नीड एंड रीड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको UPSC में भी देखने को मिला है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके स्टेट PCS में भी। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सो ये जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये हमारी इंडिया का जो भी इंडियन करेंसी की कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करती है। इंडिया का जो ट्रेड है वो किसी एक कंट्री के साथ नहीं होता है, मतलब जैसे हम अगर अमेरिकन कंट्री के साथ देखें तो सिर्फ डॉलर में ट्रेड नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो हमारा जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो हमें सारी करेंसियों को नज़र रखते हुए लेना पड़ता है, इसीलिए इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम लेके चलते हैं। अब ये इसमें होता क्या है, बास्केट ऑफ करेंसीज, चाहे वो हमारी पाउंड हो,
युआन हो, येन हो, या हम बोल सकते हैं डॉलर हो, इन सारी करेंसीज को हम लेते हैं और उसके बाद उसका एक वेटेड एवरेज निकालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, हमारी करेंसी कितनी पावरफुल है। तो इसमें दो तरह के हमारे पास एक्सचेंज रेट आते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये क्या करती है, ये हमारे जो रुपी है उसके जो भी हमारी एक बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज होती हैं और उसमें हम अपने रुपी की वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू को देखते हैं, हमारी जो करेंसी है वो किस किस कंट्री में जा रही है उसकी वैल्यू को कैप्चर करते हैं। आरबीआई ने ये जो नीर इंडेक्स है इसे दो बास्केट में कंस्ट्रक्ट करा है, बास्केट ऑफ 6 करेंसीज एंड बास्केट ऑफ 40 करेंसीज। अब इसका जो बेस वैल्यू है वो है 2015-16। अगर आपकी नीर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारी जो रुपी है वो एप्रिशिएट कर रही है, कॉम्पिटिटिव है, और अगर नीर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो वो डेप्रिशिएट कर रही है, हमारी जो करेंसी है डेप्रिशिएट कर रही है। सो इसका हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। अगर हम रीर की बात करें, दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो अभी तक हमने जो देखा ये हमने देखा कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, करंट वैल्यू पे चल रही है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। लेकिन हम अगर जो हमारी करंट वैल्यूज़ हैं उसको इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करें और उसके बाद करेंसी को मेजर करें डिफरेंट करेंसीज के साथ, तो उसमें हम वहाँ पे आता है रीड, दैट इज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगर हमारे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया है। तो सिमिलरली अगर हम रीड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, घट रही है तो डेप्रिशिएट कर रही है। सो दोनों में सेम ही चीज़ है, बस एक डिफरेंस है कि रियर में हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट किया रहता है। अगर हमारा रीड की जो वैल्यू है वो मोर देन 100 हो, इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा हमारे लिए फिर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड का कॉम्पिटिटिवनेस घट जाता है। सो इतना ज़्यादा ओवर वैल्यू भी हमारी रीड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब रीड का जो मोर देन 100 होगा तो इससे हमारी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की जो इंदुलेखा पेंटिंग है उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिला था, तो हम इसमें राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ पेंटिंग्स के बारे में या उनकी जो भी अभी तक उन्होंने जो भी पब्लिकेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो राजा रवि वर्मा ये हमारे मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग के ओरिजिनेटर हैं। इनकी यूनिकनेस या खास बात ये है कि इन्होंने साउथ इंडियन पेंटिंग को वेस्टर्न टेक्निक्स के साथ मिक्स करा था, मतलब दोनों को एक साथ लाए थे, कलर एंड स्टाइल, और एक यूनिक काइंड ऑफ पेंटिंग जनरेट करी थी। अब इन्हें जो त्रिवैंकोर के राजा है उन्होंने पैटर्नाइज करा था, जिनका नाम है अय्यम थिरुनल। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने वाटर पेंटिंग में भी ट्रेनिंग ली है, मतलब वो वेल ट्रेन थे राजा रवि वर्मा वाटर पेंटिंग में एंड ऑयल पेंटिंग में। वाटर पेंटिंग बाय रामास्वामी नायडू एंड ऑयल पेंटिंग बाय ब्रिटिश पोर्ट्रेटिस्ट थियोडोर जेनसन। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स देख लें हम लोग, जैसे इन्होंने कुछ एपिसोड्स डिपिक्ट करे हैं फ्रॉम महाभारता, द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, नल्ला एंड दमयंती एटसेट्रा, लेडी इन द मूनलाइट, मदर इंडिया। तो जो हमारे रामायण का सीन है जिसमें रावण हमारे सीता जी को किडनैप कर रहे हैं, उस पेंटिंग को इन्होंने प्रोड्यूस करा था और उसे नेशन वाइड रिकग्निशन मिला है। इन्हें हमारे जो लॉर्ड कर्जन हैं, जिन्हें सब जानते हैं 1905 की वजह से, अब इन्हें जो लॉर्ड कर्जन है इन्होंने इनको कैसरे हिंद का टाइटल दिया था, टाइटल राजा दिया था, और एक गोल्ड मेडल कैसरे हिंद का दिया था। यहाँ पे जो फेमस पेंटिंग है इंदुलेखा, ये भी राजा रवि वर्मा की ही है, इन्हीं को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, यूएस रिजेक्ट्स 1/3 ऑफ MDH एक्सपोर्ट्स, दैट इज स्पाइसेस, सिंस अक्टूबर ओवर सैल्मोनेला। मतलब हमारे जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कुछ हमें कंटामिनेंट्स देखने को मिले हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर हुआ है। तो हम यहाँ पे उन कंटामिनेंट्स को पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या इश्यूज होते हैं ये भी देखेंगे। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं स्पाइसेस का, मसालों का, उनमें मतलब ये भी देखा गया है कि इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी एक कार्सिनोजिक केमिकल है, कार्सिनोजिक केमिकल, कैंसर कॉजिंग केमिकल, इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी देखने को मिला है। एंड सैल्मोनेला कंटामिनेंट भी देखने को मिला है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, आप सबने पढ़ा होगा बायो में। तो अब हम इन फूड कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सैल्मोनेला, ये रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। ये हमें ज़्यादातर
फूड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं, जो रॉ फूड होता है, अंडर कुक्ड फूड होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स में आपको ये सैल्मोनेला देखने को मिलता है। कंटामिनेशन तब भी होता है जब फीकल मैटर में हमारा जो फूड है वो कॉन्टैक्ट में आता है फीकल मैटर के फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे इश्यूज हैं जो इसकी वजह से, इस कंटामिनेंट की वजह से हो सकते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड, जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब ये जो सोर्स है इसका, इस कंटामिनेंट का, वो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। तो ये हम बोल सकते हैं फार्म से हमें देखने को मिलता है इथाइलिन ऑक्साइड। इसको हम स्टरलाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं ताकि जो फूड में माइक्रोबियल लोड है वो थोड़ा कम हो सके, जिसमें बैक्टीरियल कंटामिनेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी हम किसी भी फूड का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो हम इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट। लेकिन ये हेल्थ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कार्सिनोजिक है, तो ये सही नहीं है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। सो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये जैसे कि कार्सिनोजेनिक है, इसके लिए इसका जो यूज़ है फूड प्रोडक्ट्स में वो रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, लेकिन हमें इसका यूज़ देखने को मिला है। अब यहाँ पे आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं एंड कुछ अनवांटेड केमिकल्स। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ फास्ट फूड में आपको रोडामिन बी देखने को मिलेगा। ये केमिकल है जिससे आप पिंक कलर देने के लिए, जो भी चाइनीज़ फूड है या फास्ट फूड है उसमें पिंक कलर देने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन कैंडी एंड अदर चाइनीज़ फास्ट फूड। तो ये जो केमिकल है वो हमें चाइनीज़ फास्ट फूड में देखने को मिलता है। मसालों में अभी हमने देखा इथाइलिन ऑक्साइड देखने को मिलता है। मैंगोज़ में कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग। अब ये भी कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक है, या आप पढ़े भी होंगे। तो ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं और उनमें मिलने वाले अनवांटेड केमिकल्स जो कि नहीं होने चाहिए बट मिलते हैं। नाउ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस 5.3। अब ये जो है एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, आप सभी जानते हैं, आप सभी यूज करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है वो LLM है, दैट इज यहाँ पे आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट 5.3 लॉन्च कर रहा है ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। जो भी LLMs होते हैं इन्हें ट्रेन करा जाता है मैसिव जनरल डेटा, बहुत सारे डेटा पे इन्हें वेल ट्रेन करा जाता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्हें टास्क परफॉर्म करना पड़ता है ना। जैसे चैट जीपीटी है, इनको बहुत सारा AI प्रोडक्ट्स पे और काफ़ी डाइवर्स डायमेंशन पे काम करना होता है, इसलिए दे आर ट्रेन्ड यूजिंग LLMs। लेकिन ये जो SLMs है ये स्पेशलाइज्ड काम के लिए इन्हें बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो इससे क्या होता है, इनकी एक्यूरेसी मेंटेन करने की होती है, एफिशिएंसी रहती है इनके कामों में। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, मोर स्ट्रीमलाइंड वर्जन्स ऑफ LLMs, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये जैसे छोटे डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन्स है, उस पर SLMs काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इन्फरेंस लेटेंसी इनकी जो है काफ़ी कम होती है, क्विकर प्रोसेसिंग होती है, मतलब लेटेंसी कम है तो ये जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग होगी। कॉम्पैक्ट साइज है, क्विकली रिस्पॉन्ड टू वेरियस कमांड। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं SLMs का, लामा 2, मिस्ट्रल, मिक्स्ट्रल, माइक्रोसॉफ्ट स्पाई, ऑर्का, अल्पाका, स्टेबल LM एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि और कौन से SLM है, इनमें से कौन LLM है। SLMs हमने देख लिया स्मॉलर डेटा सेट्स पे तैयार किए जाते हैं, मैसिव डेटा सेट्स पे तैयार नहीं होते हैं। LLMs होते हैं मैसिव डेटा सेट्स पे तैयार होते हैं। और ये जो SLMs है इनका यूज़ हम लोग करते हैं रेंजिंग फ्रॉम दिस सेंटिमेंट एनालिसिस टू कोड जनरेशन, मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब ये एक आर्टिकल देखने को मिला था, 90% ऑफ द की रिजर्वॉयर्स लेस देन हाफ फुल। अब ये एक ग्रेव सिचुएशन की तरफ हमें लेके जाता है, वाटर स्कैरसिटी वाले सिचुएशन की तरफ, कि हमारे जो रिजर्वॉयर है उनमें जो भी 90% ऑफ द रिजर्वॉयर है वो आधे से भी कम है। ये हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग है। अब ये GS1 GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें GS1 में आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इंडिया के जो 150 मेजर रिजर्वॉयर्स हैं उनमें 50% से भी कम पानी है। अब ये कुछ CWC के फाइंडिंग्स थे, इन्हें एक बार देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि अक्टूबर 2023 से हमारे रिजर्वॉयर का पानी इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि हमारे पूरे कंट्री में डेफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिली है।
अब लोअर ग्राउंड वाटर हमें देखने को मिला है तेलंगाना में, आंध्रा में, जो भी सदर्न स्टेट्स हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इन सिटीज़ में जो पानी है, पीने का पानी, वो भी कम है। तो अब यहाँ पे रेनफॉल, डेफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिला है। ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम है, स्पेशली इन सदर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में इशू हो रहा है और इसकी वजह से हमें रिवर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है दो स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे जो सदर्न स्टेट है उनकी सिचुएशन ज़्यादा वरीसम है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पूरे कैपेसिटी का 16% पानी है। जितना उनका कैपेसिटी है सिर्फ 16%, क्योंकि मतलब सिर्फ उनके पास 16% है। जितना 100% की कैपेसिटी है तो उसमें 16% ही उनके पास पानी है। सदर्न स्टेट्स ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आप जानते हैं नदर्न स्टेट्स में तो हमारे पास पेरिनियल रिवर्स हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं रेनफॉल भी आपको देखने को मिलता है, मानसूनल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन सदर्न स्टेट्स पे तो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखने को मिल रही है। और अगर हमारे पास वहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल हो रहा है, फिर तो रिजर्वॉयर्स, मतलब आप देख सकते हैं 6 में से 5 रिजर्वॉयर्स सूखे हुए हैं, जो कि सदर्न स्टेट्स में है। नदर्न इंडिया में अगर हम देखें तो जिसकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब है वो है बिहार। बिहार की सिचुएशन बहुत चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज है वो 95% से भी कम है। वाटर स्ट्रेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जितनी डिमांड है उससे कम अवेलेबल है। अब नेक्स्ट न्यूज़ था, इंडिया प्रोटेस्ट्स चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन पीओके वैली। चाइना की पीओके में, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे हरकतें चलती रहती हैं और स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। तो ये इश्यूज चलते रहते हैं, यहाँ से प्रोटेस्ट होता है, यहाँ से मतलब कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्लेसेस देखेंगे और उनका लोकेशन देखेंगे। अब ये जो एक्टिविटी हुई है जहाँ पे ये किया गया है, नियर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे आपका ये जो रीजन है ये है सक्षम वैली। सक्षम वैली ये पीओके का पार्ट है, और ये जो है हमारे पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दिया है। तो सक्षम वैली हमारे पीओके वाले रीजन में सिचुएटेड है, और ये जो रीजन है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था 1963 में। उसके बाद हम देखें देपसांग प्लेन्स। देपसांग प्लेन्स आपके यहाँ लोकेटेड है। अब ये जो है अक्साई चीन, जो हमारा चाइना ने हमारा जो एरिया लिया है अक्साई चीन, वो उस पर ये देपसांग प्लेन आपको देखने को मिलता है। इंडिया का इसका वेस्टर्न पार्ट इंडिया के पास है और ईस्टर्न पार्ट चाइना के पास है। नेक्स्ट है यहाँ पे गलवान। गलवान वैली आप जानते होंगे, ये जो है लद्दाख जो कि वेस्ट में है, और अक्साई चीन, मतलब गलवान आपका थोड़ा आपके इंडिया के पास भी है और अक्साई चीन के पास भी है। अक्साई चीन हमारा ही, मतलब ये जो रीजन है जो चाइना ने लिया वो हमारा ही रीजन था, जिसे अभी चाइना ने लिया हुआ है। उसके बाद है देमचोक। ये जो रीजन है ये लेह डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ रीजन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका सीक्वेंस देख सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ ये एक आर्टिकल था, डज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीड अ डिजाइन चेंज, मतलब इसमें कुछ इश्यूज थे तो पूछा गया है क्या, मतलब आर्टिकल में क्या इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। अब इसमें बोला गया है कि जब से हम इस आरोग्य योजना को अडॉप्ट किए हैं, इंसेप्ट किए हैं, तब से अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़ कार्ड्स हमने इशू करा है, जिसमें से 6.5 करोड़ बेनिफिशियरी को ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं, काफ़ी सारे पेमेंट बैकलॉग्स देखने को मिले हैं, मतलब काफ़ी इश्यूज देखने को मिले हैं। उसका रीजन क्या क्या रीज़न है, क्या क्या चैलेंजेस है, इसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में स्कीम लॉन्च करी गई थी। और ये किस तरीके की स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब यहाँ पे सेंटर भी फंडिंग करेगी कुछ परसेंट और स्टेट भी फंडिंग करेगी। तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसके अंदर 2 स्कीम को सब्ज्यूम किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। इसमें जो भी बेनिफिशियरी है उनको बोल सकते हैं कुछ एंटाइटलमेंट्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो किनको दिया जाए, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को यूज़ करके बेनिफिशियरी को चूज़ किया जाता है और उन्हें ये बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली दिया जाता है ताकि वो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर देख सके। प्राइमरी केयर तो आपको आपके जहाँ पे आपका विलेज है वहीं पे दिया जाता है।
तो सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर को देखने के लिए 5 लाख रुपए पर फैमिली दिया जाता है। और किनको दिया जाता है? टू द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सारे कॉस्ट को कवर किया जाता है इन टर्शरी एंड सेकेंडरी केयर। ये एक जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, जो इस जन आरोग्य योजना में दिया जाता है, ये एक तरीके से प्रीपेड कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपीस है। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने हॉस्पिटल में इन पैसे को यूज करके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हर हॉस्पिटल को ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्राज मतलब उन्हें रखने चाहिए, ताकि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उन्हें गाइड कर सके। मतलब वहाँ पे कई लोग आते हैं जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो हर हॉस्पिटल की ये बोल सकते हैं कि एक उन पे कंपल्शन है कि उन्हें प्रधानमंत्री आरोग्य मित्राज अपने हॉस्पिटल में रखने चाहिए, जो इन बेनिफिशियरीज की जो भी ये फायदे उठा रहे हैं उन लोगों को मदद कर सकें, उन्हें सही गाइड कर सकें। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इसे रेगुलेटरी बॉडी बोला गया है। मतलब इसके अंदर एक ऑटोनोमस एंटिटी है जो इस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देख रही है। और स्टेट हेल्थ एजेंसी है, ये एपेक्स बॉडी है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टेट में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही है। सो अभी हम इसे यहीं पे एंड करते हैं, ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज है। इसके बाद आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सीरीज है कंटिन्यू करेगी, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे या तो वीक में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, कोशिश करी जाएगी कि आपको 1 वीक के अंदर 2 वीडियोस दिए जाएं, लेकिन आपका जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेदर फॉर प्रीलिम्स और मेंस, ये कवर किया जाएगा इसके अंदर। और आप इसे UPSC और अदर स्टेट PCS दोनों के लिए इसका कंटेंट यूज कर सकते हैं। और आपको इसको PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, आप इसके PDF टेलीग्राम चैनल से यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।